सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो कांग्रेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसे हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के एरा के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर जो नेता थे उनका ये बिलीफ था कि जितना भी हो सके बहुत ही सॉफ्टली अपनी बातों को लिटिगेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जाए, तभी जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी बातों पर ध्यान देंगे और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जो इंडियंस के फेवर में होंगे। इसीलिए उस दल के लीडर्स को हम मॉडरेट्स कहते हैं। लेकिन टाइम के साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी उभरे जिन्हें लगता था कि अंग्रेजी सरकार जो है वो प्यार से मानने वाली नहीं है, और इसी के चलते हम ऐसे लीडर्स को देखेंगे जिनका मानना था कि अंग्रेज़ों को अगर हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, उनकी बातें अगर हम अनसुनी नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी भी नहीं सुनेंगे। उन लीडर्स को हम एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल के नेता कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज विद अ न्यू लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट वो सब लीडर्स थे जिनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को जब तक इस देश से खदेड़ के बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। मॉडरेट्स के अगर हम सॉफ्ट मेथड्स के थ्रू चलेंगे, अगर प्रेयर और पिटीशंस करते रहेंगे तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारी नहीं सुनने वाले। और लाला लाजपत राय वो पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच के इस डिफरेंस को पहचाना। उनका मानना था कि मॉडरेट्स के मेथड जो हैं वो एक काफ़ी बड़ा फेलियर है और ब्रिटिशर्स को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीमिस्ट में अगर हम सबसे ज़्यादा किन्हीं लीडर्स का नाम सुनते हैं तो वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम शॉर्ट में लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। जहां एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस करके इंडियंस के ऊपर और ज़्यादा सख्ताई को बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट को भी यह समझ आ रहा था कि प्रेयर और पिटीशन एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसीलिए ज़रूरत है कि अब मिलिटेंट मेथड्स को अपनाया जाए और ब्रिटिशर्स को जितना हो सके डिसओबे किया जाए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स और रीजंस थे जिन्होंने मिलिटेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दी। जैसे कि 1868 में जापान ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया और उनके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जिसने कहीं ना कहीं यह साबित किया कि एक एशियन पावर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इटालियन आर्मी को ईयर 1896 में इथोपियंस ने हरा दिया। हम देखते हैं बोर वॉर हुआ जिसमें जापान ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरीके से हरा दिया। बात करें इंडिया की तो ऐसे बहुत सारे मॉडर्न थिंकर्स उस टाइम पर सामने आए, जैसे विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन लोगों ने वापस से लोगों का भरोसा जीता कि वेस्टर्नाइजेशन जो है वो सुपीरियर नहीं है। इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं खो चुका है, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस टाइम पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया और ये बहुत बड़ा रीज़न बना जिसने लोगों के दिलों में आग लगा दी। 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके चलते लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। दरअसल इस पार्टीशन का जो प्लान था वो 1903 में दिसंबर में ही आ चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए ताकि ये जो यूनिटी है इंडियंस की वो ख़त्म हो जाए और किसी भी तरीके से इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स का विरोध ना कर पाएँ। उस टाइम पे बंगाल इंडिया का सबसे रिच और सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत प्यार से रहते थे। क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की जनसंख्या ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदूज़ की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसी के चलते कर्जन ने पूरे ही बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम्स की ये जो यूनिटी थी इसे ख़त्म किया जा सके। हालांकि इस डिवीज़न के पीछे ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली यह रीज़न दिया था कि बंगाल काफ़ी बड़ा प्रोविंस है और इसे एडमिनिस्टर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से बंगाल को डिवाइड किया गया है।
दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को फेवर करने लगे थे और हिंदू मुस्लिम दोनों के ही बीच में फूट डलवा रहे थे ताकि बंगाल की ही तरह पूरे कंट्री को डिवाइड किया जा सके। यही थी कर्जन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसके चलते कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बंगाल पार्टीशन के बाद दोनों ही दल, चाहे मॉडरेट्स थे चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों की ही कोशिश थी कि किसी भी तरीके से वापस से बंगाल को यूनाइट किया जाए। इसी के चलते हम देखते हैं कि मॉडरेट्स लीडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और उनके साथ रविंद्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, इन सभी ने मिलकर एक रैली निकाली 16 अक्टूबर 1905 को, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि सबसे पहले गंगा में एक डुबकी लगाई जाएगी और उसके बाद नंगे पैर जो भी जनता है वो वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पूरे बंगाल में घूमेंगे। साथ ही उस समय रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में एक यूनिटी को शो कर सकें और वापस से बंगाल को यूनाइट होने के लिए प्रेरित कर सकें। यह मूवमेंट बहुत तेजी से कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी फैला, जैसे कि पुणे और बॉम्बे में इसका नेतृत्व तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वहीं पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में पार्ट लिया। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उन्होंने न्यू टैक्टिक्स अपनाए ताकि ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। सारे ही फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और मेलाज को प्रमोट किया ताकि उनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जनता को यूनाइट किया जा सके। फॉर इंस्टांस हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी फेस्टिवल्स को स्टार्ट किया, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को यूनाइट किया जा सके। इन प्रोपेगेंडास को ऑल ओवर इंडिया यानी कि पैन इंडिया लेवल पे फैलाया गया ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें और सब लोग मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस मूवमेंट में पार्ट लें। साथ ही जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे या ऑफिस थे, सभी को बॉयकॉट किया गया और साथ ही स्वदेशी स्पिरिट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस को बनाने पर जोर दिया गया, इंडस्ट्रीज को बनाने पर जोर दिया गया ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स, वीमेन, मुस्लिम, हिंदू सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच हम देखते हैं कि ईयर 1907 में एक टाइम ऐसा आया जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। दरअसल हर साल कांग्रेस की जो बैठक होती थी वो दिसंबर के महीने में होती थी। 1907 में भी कांग्रेस की बैठक होनी थी। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि कांग्रेस का सेशन नागपुर में हो, जिसकी अध्यक्षता या तो बाल गंगाधर तिलक करें या फिर लाला लाजपत राय करें। दूसरी तरफ मॉडरेट्स चाहते थे कि कांग्रेस का सेशन सूरत में कराया जाए, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करें। अब इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एट लास्ट हम देखते हैं कि सूरत में ही कांग्रेस का सेशन हुआ, रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया गया और इस तरीके से कांग्रेस को मॉडरेट्स ने लीड किया और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कांग्रेस से थोड़े से साइड हो गए। हम देखते हैं इसके बाद ईयर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किए गए। दरअसल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले शिमला के अंदर एक बैठक हुई थी 1906 में अक्टूबर में, जिसमें आगा खान ने मुस्लिम्स का नेतृत्व करते हुए लॉर्ड मिंटो के सामने इस डिमांड को रखा था कि हमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए और बस इसी चीज़ पर विचार करते हुए ईयर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किया गया, जिसके तहत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब इन रिफॉर्म्स को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉर्ले जो थे वो उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंडिया की, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। वैसे इसका ऑफिशियल नेम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। एट लास्ट हम देखते हैं जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसका एनुअलमेंट करना पड़ा, यानी कि ईयर 1911 में ब्रिटिशर्स ने वापस से बंगाल को यूनाइट कर दिया।
जिसके पीछे साफ तौर पर यह रीज़न था कि उस साल इंडिया में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम आने वाले थे। तो उनके आने से पहले ही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से जनता जो है वो विरोध करे या फिर किंग जॉर्ज पंचम के सामने कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट आए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाकामी को दिखाए। इसीलिए ईयर 1911 में बंगाल को यूनाइट करने के साथ साथ और भी कुछ डिसीजंस लिए थे, जिसमें कि एक मेजर डिसीजन था कि उस टाइम पे इंडिया की कैपिटल बंगाल हुआ करती थी और उसे शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। साथ ही बंगाल से बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। असम को भी एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया। सो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई और कुछ ऐसे भी नेशनल लीडर्स का नाम सामने आएगा। हम देखेंगे कि जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी। Till then, keep watching and do love this channel by subscribing it, liking it and sharing it with more and more with your friends.